हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के साइंस के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता चल सके कि आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में कैसे कैसे और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने भी साथी नए जुड़े हैं इस टाइम, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है आपका कि कौन सा ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खुद का भोजन बना सकता है। आपके ऑप्शन दिए हैं शैवाल, फफूंद, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है, जो आपका शैवाल है, ये जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खुद का भोजन ही प्रिपेयर करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध में निम्नलिखित में कौन से पोषक तत्व होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी में दे रखा है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन सी में दे रखा है कैल्शियम, आयोडीन और विटामिन डी। और ऑप्शन डी में दे रखा है प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी। तो आपको बताना है कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बात करें अगर दूध में पोषक तत्वों की, तो आपका दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी पाई जाती है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है आपसे, पूर्तिरोधी या फिर रोगाणु रोधक जो होता है के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी धातु होती है। मतलब कि जो आपके घाव हो जाते हैं वहां पर जो लगाने वाला जो बैंगनी कलर होता है, उसके जो विलयन में कौन सी धातु होती है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ब्रोमीन, सोडियम, क्लोरीन और आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन जो है आपका ये पूर्तिरोधी रूप में घावों पर लगाया जाने वाला एक बैंगनी रंग का विलयन होता है, जो कि एक प्रकार की धातु मानी जाती है। और ये सारे ही जो है ये सभी अधातु हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयोडीन ही एकमात्र ऐसा है जो कि धातु के रूप में उपस्थित होती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है आपसे कि स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्रों के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया कौन सा मिलान सही है। तो एक तरफ इसमें आपके पाचन तंत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है आपका बी स्तंभ में वहां पर इनके कार्य दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि इनका कौन सा मिलान सही होगा। देखिए इसमें अगर बात करें हम यकृत की, तो यकृत जो होता है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, तो ए का 4th में चला जाएगा। वही बात करें बी की, तो बी में दे रखा है अमाशय। बात करें अगर अमाशय की, तो अमाशय में क्या होता है, जहां पर प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय चला जाएगा 1 के साथ। और अगला दे रखा है पित्ताशय। बात करें अगर पित्ताशय की हम, तो पित्ताशय जो है जहां पर पित्त रस संचयित होता है, मतलब कि जो आपका पित्त रस है ये यहाँ पे स्टोर रहता है। तो आपका सी वाला चला जाएगा 2 के साथ। और ऑप्शन डी में दे रखा है आपका अग्न्याशय। देखिए जो आपका अग्न्याशय है ये क्षुद्रांत पाचक रस मुक्त करता है, तो डी वाला आपका चला जाएगा 3 के साथ। तो अब आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें ये क्लियर करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो हमको ये देखना है कि ए का 4th के साथ है, तो पहले ये देखिए कि 4th किस में दे रखा है। पहले ऑप्शन नंबर 3 में आपका 4 दे रखा हुआ है और बी का 1 दे रखा हुआ है और सी का आपका दूसरा दे रखा है और डी का तीसरा दे रखा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही आंसर होगा और बाकी के सारे ये आंसर रहने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 4 में पहले कहीं पे भी नहीं दिया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रदूषक ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है, आपका इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर ए में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात करें अगर प्रदूषक ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है, तो इसमें जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये मुख्य रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है या क्षय करती है उसका। और बात करें अगर आपकी हम CFC की, तो CFC जो है वो आपका एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक माना जाता है। इसी के साथ जो आपका CFC है ये
कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें अगर CFC की, तो जो आपकी CFC है इसे जो है 1996 से बंद कर दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है CFC पे। वहीं बात करें अगर CFC की, तो CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर में आपके एक शीतलक के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने जितने भी ये पॉइंट बताए हैं ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आपके CTET में ऐसे करके पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, कोक या फिर बिटुमेन। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, कोक जो होता है आपका ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं माना जाता है। वहीं जो स्नेहक तेल है ये भी माना जाता है, और जो आपका पैराफिन मोम है ये भी माना जाता है, और इसके साथ ही बिटुमेन जो है आपका ये भी पेट्रोलियम का एक प्रकार का उत्पाद है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रखा है आपसे, तो आपसे पूछा है वायु के संबंध में नीचे दिया गया कथन कौन सा सही नहीं है। आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, या फिर जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। बाकी आपको ऑप्शन B में दे रखा है वायु स्थान घेरती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वहीं C में दे रखा है वायु में भार होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन D में दे रखा है आपका जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आपका जल चक्र होता है इसमें वायु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर सही रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर A, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ प्लीज़ क्लास को आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रखा है आपसे, निम्नलिखित में किनका उनकी जनन की विधा से सही सुमेलित किया गया है। एक तरफ आपके जनन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी विधाएं दे रखी हैं, और नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसका सही मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं हम। दे रखा है ऑप्शन ए में यीस्ट किससे मिलेगा, तो यीस्ट जो है आपका वो फोर्थ के साथ चला जाएगा, मतलब मुकुलन के साथ। वहीं बात करें अगर आलू की, तो जो आलू है आपका ये कायिक प्रवर्धन के साथ चला जाएगा, मतलब कि 1 के साथ। वहीं शैवाल की बात करें अगर, तो शैवाल जो है आपका ये खंडन के साथ चला जाएगा। वहीं अगर कवक की बात करें तो कवक जो है आपका ये बीजाणु के साथ चला जाएगा। इस तरह से आपको देखना है कि नीचे ऑप्शन में कौन सा सही है। यीस्ट का क्या दे रखा है आपका मुकुलन, तो पहले ऑप्शन में हम देखते हैं फोर्थ कहाँ पर दे रखा है। आपके 1 में मिल चुका है फोर्थ, और कहीं पे नहीं दे रखा है। तो इस हिसाब से आपका मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहने वाला है, तो आपका यही आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, किसी ऊतक की कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं, या फिर नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से भिन्न उत्पन्न होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर D इनमें से सभी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या रहने वाला है। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर A, इसका सही रहने वाला है। किसी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। तो आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा ऐसा समुच्चय है जो संचारी रोग को बता रहा है। आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है आपका स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डायबिटीज़, मलेरिया, हैजा, स्कर्वी, डायबिटीज़, मियादी बुखार या फिर मलेरिया, और ऑप्शन डी में दे रखा है आपका मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू या फिर मलेरिया। तो आपको बताना है कि समुच्चय संचारी रोगों को इनमें कौन निरूपित करता है। तो आपका जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू और मलेरिया जो है आपका ये संचारी रोगों को निरूपित करते हैं। मतलब कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाने वाले ये रोग होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं सारे ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो आपको बताना है कि इनमें जो दांतों के क्रम दे रखे हैं
वो इधर उधर दे रखे हैं, तो आपको इनको सीरियल से लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो आपके ऑप्शन में ए में क्या दे रखा है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, और बी में दे रखा है रदनक, चवर्णक, कृंतक या फिर अग्रचवर्णक, और ऑप्शन सी में दे रखा है चवर्णक, रदनक, कृंतक या फिर अग्रचवर्णक। ऑप्शन डी में क्या पूछ रखा है आपसे, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक और रदनक। तो इसमें आपका सही आंसर जो रहने वाला है वो है आपका कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कृंतक की, तो कृंतक को इंग्लिश में इंसाइजर भी कहते हैं। इन दांतों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। वहीं बात करें अगर हम रदनक की, तो रदनक जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है ये 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 आपके निचले जबड़े में होते हैं। वहीं रदनक के कार्यों की बात करें तो रदनक का जो कार्य होता है वो भोजन को चीरने फाड़ने का होता है। वहीं बात करें अगर हम अग्रचवर्णक की, तो अग्रचवर्णक जो होते हैं इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 8 होती है। वहीं बात करें अगर 4 ऊपरी जबड़े में और 4 आपके निचले जबड़े में। वहीं अग्रचवर्णक की बात, इनके कार्यों की बात करें तो अग्रचवर्णक का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को कुचलने का होता है। वहीं बात करें अगर चवर्णक की, तो चवर्णक जो होते हैं इनकी टोटल संख्या 12 होती है, 6 ऊपरी जबड़े में होते हैं और आपके 6 ही नीचे जबड़े में होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं इनके कार्य की बात करें तो चवर्णक का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को पीसने का होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वहीं एक्स्ट्रा अगर फैक्ट्स की बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपके दूध के जो दांत होते हैं वो आपके 20 माने जाते हैं। वहीं जो अस्थाई दांत आपके होते हैं वो आपके 32 माने जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हो सकता है आपके टेट में पूछ ले। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपका, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसककर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूसककर्षण होता है? और आपके ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवशोषण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो आपका जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन जो है आपका, ये पादप और वृक्षों में पानी ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधों के द्वारा जो भी अनावश्यक जल होता है, मतलब कि जो आपका वेस्टेज पानी होता है उसको वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बात करें अगर वाष्पोत्सर्जन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे पोटोमीटर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बीज, पत्ती, जड़ या फिर तना। तो इनमें आपसे अदरक का जननांग पूछा है, तो अदरक का जननांग क्या होता है आपका, तना। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर बात करें हम तना की, तो तना जो है आपका ये जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का भी संवहन करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, सिरका, ऑप्शन बी में दे रखा है शर्करा का विलयन, ऑप्शन सी में दे रखा है लवण का विलयन या फिर डी दे रखा है आपका आसुत जल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो विद्युत के चालक हैं आपके। पहले में दे रखा है ए, सी और डी, दूसरे में दे रखा है आपका बी और सी, तीसरे में दे रखा है ए और सी और चौथे में दे रखा है आपका क्या, सी और डी। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है ए और सी, मतलब कि आपका सिरका और जो लवण का विलयन है ये विद्युत के चालक होते हैं आपके। इस हिसाब से आपका जो 3 वाला है ये आपका सही हो जाएगा, ए और सी जो है ये विद्युत के चालक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में ये पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछ रहा है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है ये बताना है कि जो मनुष्य में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता और भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है उनका शरीर में उपयोग किस किस चरण में होता है। तो इसमें आपको पहला दे रखा है अवशोषण, दूसरा दे रखा है निष्कासन
और तीसरा दे रखा है स्वांगीकरण, चौथा दे रखा है अंतर्ग्रहण और पांचवा दे रखा है आपका पाचन। तो आपको इसको सीरियल से लगाना है कि इसका कौन सा पहले आएगा और कौन सा आखिरी में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आपका सबसे पहले आता है वो है आता आपका अंतर्ग्रहण, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका पहले आएगा। तो पहले में तो आपका है नहीं, तो इस हिसाब से तो ये आपका होने से रहा। और अब फोर्थ ऑप्शन में भी आपका नहीं दे रखा, इस हिसाब से फोर्थ भी नहीं होगा। तो इसमें इनमें देख लेते हैं, पहले में फोर्थ दे रखा है और दूसरा जो होगा आपका वो होगा पाचन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर होने वाला है, मतलब कि जो आपका अंतर्ग्रहण होगा वो पहले होगा और जो आपका पाचन होगा वो 5वें नंबर पे आएगा और फिर आपका जो आएगा वो अवशोषण होगा और तीसरे नंबर पर आपका स्वांगीकरण होगा और दूसरे नंबर पे आपका निष्कासन होगा। तो इस हिसाब से जो इसका ये सीरियल है ये सही रहने वाला है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या पूछ रखा है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है आपका मंगल। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो है इसका कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। वहीं बात करें अगर हम शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ के तारा इन दोनों के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, जो आपको पता भी होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। मतलब कि आपको इसमें यह बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा विकल्प है जो खुद का भोजन पौधे बनाते हैं, वैसा विकल्प आपको इसके अंदर चूज करना है। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है तुलसी, शैवाल, अमरबेल और पालक। दूसरे में दे रखा है पालक, छत्रक, टमाटर और यीस्ट। तीसरे में दे रखा है शैवाल, पालक, टमाटर और केला। और ऑप्शन डी में दे रखा है शैवाल, अमरबेल, केला और आम। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि स्वपोषियों का समूह कौन सा इसमें दर्शा रहा है। तो चलिए आपका इसमें सही आंसर देखते हैं। पहले में दे रखा है तुलसी, शैवाल, अमरबेल और पालक। अमरबेल तो खुद से भोजन बनाती नहीं है, इस हिसाब से आपका ये होने से रहा, ये होगा नहीं। वहीं दूसरे में दे रखा है आपका पालक, छत्रक, टमाटर और यीस्ट। तो इस हिसाब से यीस्ट होगा नहीं इस ऑप्शन में, तो ये भी आपका गलत हो चुका। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है आपका शैवाल, पालक, टमाटर और केला। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। शैवाल जो होते हैं वो भी अपना खाना स्वयं से बना लेते हैं और जो पालक होती है वो भी बनाती है। इसी के साथ जो आपका टमाटर और केला है ये भी अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं। वहीं ऑप्शन डी में भी आपका अमरबेल दे रखा है, इस हिसाब से ये भी आपका नहीं आंसर होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही क्रम इसके अंदर दर्शाया गया है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है आपका मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृक्क और मूत्रमार्ग। नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, पहले मूत्रवाहिनी नहीं आती है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये ऑप्शन आपका सही है, इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। वहीं सी में भी आपका मूत्रमार्ग दे रखा है, ये भी नहीं होने वाला है। और ऑप्शन डी में भी आपका मूत्रमार्ग दे रखा है पहले, तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो मूत्रमार्ग का सही क्रम होता है वो वृक्क होता है पहले, उसके बाद मूत्रवाहिनी आती है, उसके बाद आपका मूत्राशय आता है, उसके बाद ही मूत्रमार्ग आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आपका, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी जो पेशियां होती हैं उनमें क्रैम्प आते हैं, मतलब कि जो खिंचाव हो जाता है कभी या फिर हाथ मुड़ जाता है, ऐसा होने का जो मुख्य कारण है वो आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है पाइरूवेट ग्लूकोज में परिवर्तित होना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, पाइरूवेट जब ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो आपके शरीर में खिंचाव नहीं आते हैं, तो यह ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। वहीं ऑप्शन बी में क्या पूछ रहा है आपसे पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो ये बात सही है आपकी, पाइरूवेट जो होता है जब लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है तभी आपके अंदर जो है शरीर में
जोड़ जितने होते हैं वहाँ पर खिंचाव भी उत्पन्न होता है और क्रैम्प आ जाते हैं। वहीं ऑप्शन जो सी दे रखा है उसमें पूछा है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, नहीं ऐसा भी नहीं है। और ऑप्शन डी में आपसे पूछा है पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, तो ये बात भी गलत है पूरी तरह से। इसलिए आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का क्रम बताना है आपको। आपके ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में पूछ रहा है ग्रसिका, मलाशय, बृहदांत्र, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। वहीं आपका बी में क्या पूछ रहा है, बृहदांत्र, मलाशय और ग्रसिका, ये बात भी आपकी गलत है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। वहीं सी में क्या पूछ रहा है आपसे, मलाशय, ग्रसिका, बृहदांत्र, ये बात भी गलत है आपकी। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होने वाला है। जो आपके मानव पाचन तंत्र के भाग होते हैं इनके संयोजन का जो क्रम होता है वो पहले ग्रसिका आती है, फिर बृहदांत्र आता है, उसके बाद ही मलाशय आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और प्लीज़ क्लास को आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।